करियर को इसलिए छोड़ रहा था क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। काफ़ी लोगों ने मेरी बात को यकीन भी नहीं किया कि सिर्फ पढ़ाई के लिए आप छोड़ रहे हैं करियर को, लेकिन मेरे मन में था मोटिवेशन हमेशा कि नहीं कुछ करना है, तो इसलिए मैं पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो गया 2016 के बाद। तो चलिए अब आपसे शुरुआत वहीं से करते हैं। जब आप जॉब छोड़ने के बाद कौन से इंस्टीट्यूट में गए और अपनी तैयारी के लिए किन किन चीज़ों को सोचा कि किस तरह से करें, सेल्फ स्टडी करें, किन टीचर ने आपका सहायता की, किस तरह से? मेरा इस क्षेत्र में जो स्टार्ट हुआ वो बेसिकली मेरे एक फैमिली फ्रेंड हैं और मेरे जो बोल सकते हैं आप रियल गुरु, वो मेरे चाचा जी हैं, जयप्रकाश पांडे नाम है उनका, और उनके ही अग्रज हैं जो उत्तम कुमार तिवारी, दिल्ली में फैकल्टी हैं और वो राइटर भी हैं। तो उन्होंने मेरे इस टैलेंट को पहचाना और उन्होंने कहा कि ये मैं कर सकता हूँ। तो उसके सोचने के बाद मैं धीरे धीरे इस फील्ड में घुसा, क्योंकि वो ऑलरेडी चाणक्य IAS में बहुत साल पढ़ा चुके हैं और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, हज़ारों स्टूडेंट को वो ऑलरेडी मोटिवेट कर चुके हैं। तो उनकी बातों को मैंने सुना और गंभीरता से लिया कि इस फील्ड में भी अपना एक क्षेत्र को तलाशा जा सकता है और कुछ किया जा सकता है। तब से धीरे धीरे करके मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट आया और बहुत सारे टीचर्स का मुझे इसमें सपोर्ट मिला, हेल्प मिला। फॉर एग्जांपल के पवन झा सर रांची में, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स तक की तैयारी तो मैंने खुद की, लेकिन मेंस के बाद उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया है कि किस तरह से आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो बिल्कुल इन्होंने भी गुरु को बहुत ही सराहा, समझा, उनकी गाइडलाइन को फॉलो किया। लेकिन दोस्तों, अगर गुरु सिर्फ कहें और हम सुने नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जान लेते हैं कि गुरु के बातों को सुनते हुए कितना टाइम आप स्टडी करते थे और कैसे? मेरे लिए पढ़ाई हमेशा एक सोर्स ऑफ रिफ्रेशमेंट रहा है। मैं पढ़ाई शौक से करता हूँ। मैं पढ़ाई इसलिए नहीं करता कि मैं पढ़ाई से मुझे करियर बनाना है, इसीलिए मेरे पास 2 की मास्टर्स डिग्री है या मैंने अलग अलग क्षेत्र की पढ़ाई की है। तो मैं पढ़ाई बस करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है मुझे, क्या बोलते हैं, पढ़ना और नई नई चीज़ों को जानना। तो पढ़ना मेरे लिए प्रॉब्लम तो था नहीं कभी, लेकिन हाँ, ये एक बिल्कुल न्यू फील्ड था मेरे लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था और इसको एक नए सिरे से तैयारी करना, तो ये मेरे चैलेंजिंग था, जो कि धीरे धीरे बिल्ड हुआ और बाद में बहुत मेहनत करके अलग अलग सोर्स से चीज़ों को इकट्ठा करके राइट गाइडेंस लेके और खुद की अपनी स्ट्रेटजी बनाई मैंने कि किस तरह से पढ़ाई करें। घंटों का कुछ हिसाब किताब नहीं होता है इसमें, आपको जब तक पढ़ने का मन करे आप पढ़ें, नींद आए तो आप सो जाएं, मन करे टीवी देखना तो टीवी देखें, लेकिन आप बेसिकली अपने आप से चीटिंग ना करें, अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे तो आप अपने आप बहुत घंटा पढ़ लेंगे और वही काम आता है। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप कितना घंटा पढ़ें। तो सर, आज के जैसे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो भी सोचते होंगे कि शायद हम भी ऐसे करें, और सोचने के बाद कर नहीं पाते हैं। होता ये कि जब किसी इंस्टीट्यूट में कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ से तो नोट्स मिलते ही है, लेकिन उसके दिमाग में रहता है कि उसका दोस्त कहीं और पढ़ रहा है, उसका भाई कहीं और पढ़ रहा है, तो वो सारे नोट्स को इकट्ठा करके घर पे जमा कर लेता है। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम आ सकती है एक स्टूडेंट के लाइफ में? इसमें आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं? नोट्स अलग अलग सोर्सेज से जुगाड़ करना, इसमें कुछ बुरा नहीं है। जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको आप जरूर जुगाड़ करें और उसमें से आपको जो बेस्ट है उसको छांटना आना चाहिए, क्योंकि आज की प्रॉब्लम लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो 20 साल पहले जो सिविल सर्विसेज की प्रॉब्लम होती थी कि जो बुक्स नहीं मिलते थे तो दिल्ली आना पड़ता था और बहुत लाइब्रेरी में तलाश करके आपको बुक्स मिलते थे, तो दैट वाज अ टाइम ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अभी है दिस इज अ पीरियड ऑफ ओवर इन्फॉर्मेशन। कुछ ज़्यादा ही अवेलेबल है मटेरियल, कुछ ज़्यादा ही अवेलेबल है, तो आपको अब छांटना आना चाहिए कि इसमें से मेरे लायक कौन सा चीज़ है। तो ये एक आर्ट है जो कि आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा और इसमें आपको गाइडेंस मिलती है अच्छे टीचर की, जो अच्छे आपके मेंटोर हैं कोई, तो उनसे हेल्प मिलता है। धीरे धीरे आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि कौन सा इसमें काम का, कौन सा जंक है, तो आप धीरे धीरे उसको सेपरेट करें और अपना नोट्स बनाएं। जीपीएससी की तैयारी तो आपने की है, लेकिन इसके साथ साथ भी आपने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, बहुत सारी तैयारी भी की है। तो हमारे स्टूडेंट भी ऐसे ही जीपीएससी के साथ साथ और चीज़ों की तैयारी भी करते हैं। तो आप बताएं सर, आपने किस तरह से किया बाकी चीज़ों की तैयारी? ये मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव बैंगलोर से यहाँ आने का जेपीएससी ही था, लेकिन
मैं बोलूँगा कि इसमें थोड़ी मजबूरी भी थी कि मुझे और विभिन्न राज्यों की तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि ये वैकेंसी जल्दी क्लियर नहीं हो रहा था और बहुत डिले हो रहा था। तो मेरा ये मानना है कि पढ़ाई में एक फ़्लो होना चाहिए। अगर आप फ्लो मेंटेन करते हैं तो आप हमेशा जो सब्जेक्ट है, जो कंटेंट है, उसको आपकी उस पर पकड़ रहेगी। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे और जैसे कि 5-5 साल लग जाते हैं किसी वैकेंसी को क्लियर होने में, तो हमेशा मोटिवेटेड रहना आसान होता नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई उससे पैरेलल एग्ज़ाम जो आपको लगता है कि आप उससे कनेक्ट करते हैं और आपकी तैयारी उसमें काम आ सकती है, तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए। जैसे मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर की भी आई थी वैकेंसी, तो वो भी मैंने क्लियर की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो उस पर भी कोई केस हो गया, तो वो मैटर भी फंसा हुआ है। तो उसके बाद बीपीएससी जो 4 बीपीएससी हुए हैं, 60 से 62, 63वां, 64वां और 65वां, मैंने चारों क्लियर किया है। तो 60 और 62 में 7 मार्क्स से मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ। तो ऐसे करके कुछ चैलेंज, कुछ हर्डल लास्ट मोमेंट में स्टक होने के कारण चीज़ें फंसती हैं। तो लेकिन मैं यही बोलूँगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग दर्शक देख रहे हैं, कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लंबा ब्रेक कभी ना लें, क्योंकि आप लंबा ब्रेक लेंगे तो फिर आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से रिफोकस करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार जो स्टार्ट कर दिया है सिविल सर्विसेज, तो आप सिविल सर्विसेज के आसपास अपने चीज़ों को लें। इसीलिए मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट किया सिविल सर्विसेज को, इससे मुझे बहुत हेल्प हुआ। बिल्कुल, आप एक टीचर भी रह चुके हैं, पढ़ाने का एक उससे आपको स्टूडेंट की भावनाएं समझ में आई, क्योंकि आप एक स्टूडेंट भी रहे, टीचर भी रहे, तो आपने हर वो चीज़ों को महसूस किया जो एक स्टूडेंट करता है। साथ में जैसे जेपीएससी की बात अगर करें तो अक्सर विवादों में घिरा रहता है, और स्टूडेंट भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि इस पर कदम आगे लेके जाते फिर पीछे होते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जेपीएससी एक कंट्रोवर्शियल इंस्टीट्यूशन रहा है। जब भी मैं यहाँ झारखंड में था, तभी मैं सुनता था जो भी उसकी वैकेंसी होती थी कि कुछ ना कुछ मामला कोर्ट में चल रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर है, क्योंकि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट संस्था है, वही अगर टेंटेड है, वो अगर उसका इमेज क्लियर नहीं है, तो फिर आपको भरोसा नहीं होता है कि आपकी तैयारी सही फल देगा कि नहीं। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि सरकारी व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। पूरी तरह से आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं रहता है। सरकारें बदलती हैं, उसमें अच्छे नए नेता आते हैं, नए मंत्री आते हैं जो कि सुधार चाहते हैं, और लोगों का जो सोच होता है उसके द्वारा ही लोग क्या सरकार को बदलते हैं कि कुछ होगा, कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा, कुछ अच्छा होगा। तो जेपीएससी ने इस पे काम किया है, अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश की है। और जी, पिछले 1 साल से आप देखेंगे कि सारे वैकेंसीज ये क्या बोलते क्लियर करने पे लगा हुआ है। इसी तरह अगर पैरेलली हम देखें, बीपीएससी भी यही काम कर रहे थे पिछले 2 साल से, वो भी ऐसा ही उसका भी हाल था। सारे स्टेट पीसीएस का यही हाल था कि पिछले 2-3 साल से सभी स्टेट पीसीएस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जेपीएससी भी इसमें है, और मैं विश करता हूँ कि आगे सारे वैकेंसीज वो टाइमली क्लियर करें। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि स्टूडेंट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि अपने आप को हम सबसे पहले खुद को पहले जानते हैं, हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स से पहले हम अपने आप को जानते हैं कि हमारे अंदर की क्या क्वालिटी है। तो ऐसे में स्टूडेंट खुद को कैसे जांचे और उसके हिसाब से वो इस फील्ड में रखे, ताकि उनका समय भी बचे, उनका एज भी रहते हुए वो जॉब तक पहुँच सके। इसके लिए क्या कहना? देखिए, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको खुद से मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि ये इसका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। तो आप अगर खुद ही मोटिवेटेड नहीं होंगे, आप दूसरे को देख के, अब बगल वाला, घर के पड़ोसी वाला कोई अगर बन गया तो प्रेरणा लेना उससे सही है, लेकिन क्योंकि पूरा दुनिया वो कर रहा है तो आप भी वो करेंगे, तो इससे आप ज़्यादा देर अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाएंगे। 6 महीना, 1 साल एक एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो आप एक्सक्यूज देंगे कि ये नहीं होगा, और फिर आप ट्रैक चेंज कर देंगे। इसीलिए पहले खुद को असेस करना जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट इसमें है क्या, और दूसरा है कि आपकी कैपेबिलिटी है क्या। क्योंकि जो सिलेबस, अगर सिलेबस को आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली उसकी तैयारी करें। आपको लगता है कुछ पार्ट इसमें बिल्कुल मुझसे नहीं होगा, तो उसको करके कोई फायदा नहीं है। लास्ट में आपको वही चीज़ फंसाएगा, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से फंसते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे लाइफ में। इसीलिए असेस करना जरूरी है अपने आप को, और इसके लिए मुझे लगता है कि राइट मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। कोई हो जो हमें लीड करे, गाइड करे, क्योंकि यंग एज में कुछ ज़्यादा पता चलता नहीं है कि आखिर किस तरह से क्या सही है और क्या गलत है, कैसे पहुँचे वहाँ तक। ये इसका प्रॉब्लम मुझे हुआ
मैं सेल्फ गाइडेड सोल हूँ, जो भी मैंने लाइफ में किया वो खुद ही को गाइड किया है आज तक। तो राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिलने से रिजल्ट्स ज़्यादा जल्दी आते हैं। अब इतनी सारी बातों के साथ एक सवाल तो आता ही है कि अगर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी खास बात होनी चाहिए जिसको हम एक वर्ड के जरिए आपसे जानना चाहेंगे और उसी के जरिए वो मजबूती मिलती है कि हम इस फील्ड में आए। एक सिविल सर्विसेज स्टूडेंट में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि एक डायनामिक पर्सनालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस भी रोल में जाएंगे वहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारे लोगों से डील करना है अलग अलग तरह से। कभी आपको हार्ड, कभी सॉफ्ट, कभी आप जो कि आप बेसिकली यू आर लाइक अ सैंडविच, दो ब्रेड के बीच आपके नीचे लोग हैं और आपके ऊपर आपके बॉसेस जो भी क्या बड़े अधिकारी हैं। तो बेसिकली आपको दोनों को मैनेज करके चलना है। तो आपका डायनेमिक पर्सनालिटी नहीं होगा, आप में डिप्लोमेसी नहीं होगा, तो आप दोनों को मैनेज नहीं कर पाएंगे और दोनों को सेटिस्फाई करना है। तो ये शुरू से ये अप्रोच, ऑलराउंड अप्रोच जो स्टूडेंट रखेंगे उनको कम हर्डल्स आएंगे। तो सर अब ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप अलग अलग स्टेट में जाके एग्जाम दिए हैं और उसमें ऐसे बहुत से अनुभव आपको मिले हैं। तो जेपीएससी, यूपीएससी और जैसे स्टेट के एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जामों से जेपीएससी अलग कैसे है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है? जेपीएससी तो अपने आप में यूनिक है, इसके लिए इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यूपीएससी से अगर मैं जेपीएससी को कंपेयर करूं तो यूपीएससी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। तो हर साल उसका एग्ज़ाम होता है, एक फिक्स पैटर्न है, सिलेबस फिक्स्ड है, बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा, अच्छे लेवल का मटेरियल मिल जाएगा। अब तो हर जगह मिल जाएगा, पहले तो दिल्ली आना पड़ता था, लेकिन अब तो हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप घर मंगा सकते हैं। तो यूपीएससी का है कि वो उसका सब कुछ बिल्कुल स्ट्रीमलाइन है। लेकिन स्टेट पीएससीज का ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये रेगुलर नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसमें हमेशा हर्डल्स रहता है, कभी टाइम का प्रॉब्लम रहता है, फिर सिलेबस भी कभी कभी बीच में ये लोग चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 2016 जो जेपीएससी जो क्लियर हुआ है, ये न्यू सिलेबस पे हुआ था, तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं अब वो क्या करें। तो ये स्टेट पीसीएस का एक चैलेंज रहता है। तो इसीलिए मैंने कहा डायनामिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट अप्रोच रखेंगे तो फिर तो क्लियर नहीं होगा। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से कि अच्छा इस एग्जाम का सिलेबस ये है तो इसका क्या क्या चैलेंज है। जैसे मैंने यूपीपीएससी भी क्लियर किया है और बीपीएससी भी क्लियर किया है, तो 3-4 स्टेट को मैंने देखा है। तो ये मुझे समझ में आया है कि जैसा बोलते हैं ना, जैसी बीमारी वैसा ही इलाज, ठीक है। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए उस सिलेबस के एक एक चीज़ को। तो आप क्या कर पाएंगे कि एक आप ओवरऑल एनालिसिस करके पता करेंगे कि कितना % जो है वो कांस्टेंट है हर एग्जाम में, उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसको आप पढ़ लिया और उस स्टेट स्पेसिफिक जब एग्जाम आता है, तो जैसे यूपी का एग्जाम है तो यूपी के बारे में जो भी स्पेसिफिक आप लास्ट मोमेंट में उसका तैयारी करके जाएंगे, उसमें आप एवरेज स्कोर भी करेंगे तो भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये अप्रोच क्या रखना होता है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बातें मिली है और सर ने काफी एग्जाम दिए, तो आपको एक अलग तरह का अनुभव है इन चीजों के बारे में, जो आपने सही कहा है। सर एक बात होती है, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाएं, सेल्फ स्टडी करें, घर पे बैठ के करें। तो ऐसे में क्या कोई स्टूडेंट ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में बिना जाके घर पे अपना स्टडी कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे, और नहीं तो फिर क्यों नहीं? अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, थिंग्स आर गोइंग ऑनलाइन, सो बहुत ये अच्छी बात है कि एजुकेशन हैज़ बिकम सो डेमोक्रेटिक कि सारे लोग को एक्सेस है इसका। जैसे फॉर एग्जांपल इग्नू है, तो उसके थ्रू लोग पढ़ाई तो कर ले रहे हैं जहाँ भी, उसी तरह सिविल सर्विसेज की भी तैयारी लोग कर ले रहे हैं घर बैठे। ये अच्छा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सिविल सर्विसेज खासकर एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप घर बैठे तैयारी नहीं कर सकते हैं। घर बैठे आप कुछ पार्ट की तैयारी कर सकते हैं। सो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा। कुछ आप ऑनलाइन क्लासेस भी करें जो आप घर में पढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके वहाँ क्लियर होंगे, लेकिन इसमें रेगुलर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और जो फेस टू फेस इंटरेक्शन जो टीचर के साथ होता है या आप स्टूडेंट के साथ मिलके जो बातें करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बात करने पर भी आइडिया होता है, नॉलेज बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में जो स्टूडेंट लोग तैयारी करते हैं, या क्या मुखर्जी नगर जो एरिया है इसके लिए फेमस है यूपीएससी के लिए, तो जितना नॉलेज आपको इंस्टीट्यूट से नहीं होगा उतना आप जाके आप चाय पी रहे होंगे ना, तो आधे घंटे में उतना नॉलेज आपको, उससे ज़्यादा नॉलेज वहाँ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं और सारे अच्छे स्टूडेंट 8-10 साल तैयारी करने वाले,
तो सब लोग उनसे नॉलेज ले लेंगे तो आप जाके अपना नोट्स अपडेट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए फेस टू फेस इंटरेक्शन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है इसमें। और वही आपको ऑलराउंड 360 डिग्री जो अप्रोच होता है नॉलेज का या एक्सपोजर जो आपको देता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज के लिए मैं पूरी तरह से ऑनलाइन डिपेंडेंसी को नहीं मानता। बहुत सारे लोग इसके तरफ इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी सिविल सर्विस में वो वक्त नहीं आया है कि आप पूरी तरह से ऑनलाइन पे डिपेंड हो सकते। और सर एक बात और भी आ जाती है ना कि वहाँ पे स्टूडेंट के साथ आप टेस्ट देते हैं, वीकली टेस्ट होता है, जिस कारण से ना कि आपको पता चलता है कि स्टूडेंट कितने तह तक है, कितने दूर तक पहुंच चुके हैं, मतलब कहने का मतलब कितने पानी में है, क्योंकि उसकी तैयारी कहाँ तक है। और स्टूडेंट को देखने के बाद शायद उनको पढ़ने की जो है और गति तेज हो सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा आपने। ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरे डेवलपमेंट। हाँ, क्योंकि अगर मैं अपनी जगह में पढ़ाई कर रही हूँ सपोज तो किया और मुझे लगा मैंने वो सब आता है, मैं तो बहुत अच्छा जल्दी से सब सॉल्व कर ले रही हूँ, लेकिन जब किसी के साथ बैठ के जब सॉल्व करो तो फिर लगता है मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ। जी एग्जैक्ट यही बात होती है। घर पे आप तैयारी कर रहे हैं, आपको तो लगता है कि भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ, लेकिन अपने आप को एसेस कैसे करेंगे आप कि आप कितना पढ़ रहे हैं? इट इज ए कॉम्पिटिशन। ये ग्रेजुएशन नहीं है कि आप खुद पढ़ेंगे जाके लिखेंगे और पास हो जाएंगे। इसमें है कि आप कॉम्पीट कर रहे हैं, तो दूसरे कितना अच्छा तैयारी कर रहे हैं ये भी तो इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज फॉर एग्जाम्पल स्पेशली फॉर मेंस एग्जाम लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। और इसके लिए मैं फुल क्रेडिट देना चाहूँगा वीए स्टडी सर्कल को, कि पवन झा सर को, कि उनके कारण ही मेरा मेंस राइटिंग स्किल डेवलप हुआ। मैंने सारे प्रीलिम्स एग्जाम खुद के पढ़ाई पे क्लियर किए, घर बैठे जो आप बोल रही हैं खुद पे किया है मैंने क्लियर। लेकिन जो मेंस एग्जाम के लिए जो एक अप्रोच होता है वो आप घर बैठे नहीं सीख सकते, वो आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ एक फीडबैक सर ने मुझे दिया था अपने पेपर में, मेरे जो फर्स्ट टेस्ट दिया था, और उसके बाद जो मैंने चेंजेस लाया तो मैसिव डेवलपमेंट हुआ। सर खुद बोलते थे कि इतना मैसिव डेवलपमेंट उन्होंने किसी स्टूडेंट में नहीं देखा है, कि एक टेस्ट के बाद ही इतना अच्छा स्कोर आने लगा। उसके बाद मैं टॉप 3 में ही रहा हूँ वहाँ पे, और पूरी कोशिश। और इससे क्या होता है कि एक हमेशा मोटिवेशन बना रहता है कि टेस्ट सीरीज है, टेस्ट देना है तो अच्छा मार्क्स लाना है। तो आप हमेशा अगर अपने आप को टॉप 10 में देखते हैं तो मोटिवेशन अपने आप बना रहता है कि आप अच्छी तैयारी है, आपका अप्रोच अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी मिलता है इससे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें, टेस्ट सीरीज देते रहें, और पढ़ाई में एक फ्लो बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत सारी बातें आपने जानी और जानने के बाद आपके आत्मविश्वास में तेजी आई होगी और आप सोच रहे हैं कि अब हम एडमिशन ले लें और अपनी तैयारी में लग जाएं। लेकिन अब बात फिर अटक जाती है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में जाएं जहां पे आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाने में मदद करे। तो चलिए जानते हैं सर से कि सर इस दौरान स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने शहर में आजकल इतने सारे इंस्टीट्यूट है, तो कहीं ऐसा है तो कहीं वैसा है, सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका क्या नज़रिया है इस बारे में, क्या कहेंगे? हाँ, ये एक स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज है, सिर्फ सिविल सर्विसेज से नहीं, जितने भी डोमेन है। तो लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि आखिर एडमिशन लें कहाँ, कौन सा इंस्टीट्यूट ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक चैलेंज तो हमेशा रहता है। एक्चुअली मैं यही बोलूँगा कि जो रियल फीडबैक होता है ना, जैसे जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं उन लोग से अगर आपको बातचीत करने का मौका मिले तो वो लोग जो वहाँ के बारे में फीडबैक देते हैं वो थोड़ा एक्यूरेट होता है। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट सिर्फ ब्रांड पे चलते हैं, एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें से रिजल्ट उनका आ ही जाता है, लेकिन एक्चुअली वो लोग पोस्टर लगा के उसमें सब जो भी नाम होते हैं तो लोगों को लगता है ये इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा है। नहीं, एक्चुअली ये बात नहीं है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा विजय स्टडी सर्कल का। पवन झा सर जो है, उनका स्ट्रैटेजी है कि वो कभी ऐड देते ही नहीं है। आप कभी नहीं देखेंगे कहीं पे पोस्टर लगा हुआ है विजय स्टडी सर्कल, आप यहाँ तैयारी कीजिए। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट है जिनके पास बहुत पैसा है तो वो लोग खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट में। लेकिन पवन झा सर का पूरा जो इंस्टीट्यूट है वो चलता है रेफरेंस पे। जो लोग सेलेक्ट होते हैं वही लोग भेजते हैं, वही लोग के थ्रू जो भी स्टूडेंट लोग पूछ के आते हैं कि भैया इंस्टीट्यूट कैसा है, तो वो बताते हैं ये अच्छा है, तो लोग एडमिशन ले लेते। ऐसा अगर आप कुछ कर पाएँ, रियल स्टूडेंट से जाके बात करें जो वहाँ पढ़ते हैं, वो लोग आपको बताएंगे कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। ये मुझे दिल्ली में भी ये मैंने फेस किया था कि आकाश इंस्टीट्यूट या कुछ भी था, मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वहाँ पे ब्रांड पे ही बहुत कुछ चलता है, लेकिन मुझे जाने के बाद पता चला, कुछ फैकल्टी से मैं मिला, बात किया, तो वो लोग मुझे रियल चीज़ बताया कि नहीं वहाँ पे लो, वहाँ पे अच्छा चल रहा है, ये है।
तो थोड़ा सा आपको डीप जाना पड़ेगा। ऊपर से जो दिखता है वो एक्चुअली रियल नहीं है। अच्छा, तो इसी पे अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि स्टूडेंट बात करने के लिए गए तो उन्हें कहा गया कि आप 10 दिन का डेमो क्लास ले लीजिए। ये वाला फंडा थोड़ा सा क्लियर कीजिए सर, कि बहुत से बच्चे आते हैं 10 दिन का डेमो क्लास में, उनको क्या होता है कि ले लेते हैं, कभी कंफ्यूज में नहीं ले पाते हैं। तो ये डेमो क्लास वाला थोड़ा क्लियर कीजिए, है क्या? देखिए, अगर 10 दिन का कोई डेमो क्लास दे रहा है तो ये तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 10 दिन में आपको पता तो चल ही जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस तरह की पढ़ाई यहाँ पे होती है, और स्टूडेंट्स लोग से बात करने का मौका मिल जाता है आपको, जो वहाँ के पुराने स्टूडेंट्स हैं। तो वो एक अच्छा चीज़ है, डेमो क्लास इज़ फाइन। लेकिन वही होता है, एक क्लास सिर्फ है तो वो एसेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक क्लास 2 क्लास में आपको कैसे पता चलेगा कि और सब्जेक्ट्स किस तरह से पढ़ाए जाते हैं। इंस्टीट्यूट से जो अपना बेस्ट होता है वही उसको सामने करती है, और उतना मेच्योरिटी स्टूडेंट में नहीं होता है कि वो लोग गेज कर पाए। ऐसे मैं एज ए स्टूडेंट मैं क्या बोलूँ, मैं तो इतना सब कुछ करने के बाद आया था, तो आई कुड नो कि कौन सही है कौन अच्छा नहीं है। सो मैं वो जंक को और क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर पा रहा था। लेकिन ये जब 8-10 साल पहले मैं बात करूँ तो मैं खुद भी उस पोजीशन में नहीं था, तो यंग बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट को होती है, सर ने भी ये फेस किया है। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आप पहले उस इंस्टीट्यूट के जहाँ वो बच्चे पढ़ते हैं उस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से जाके बात करें, मिले, या फिर हो सके अगर वहाँ पे ऑफर किया जा रहा है कि 5 दिन का 10 दिन का डेमो क्लासेस मिल रहे हैं तो बिल्कुल बेशक वहाँ पे ज्वाइन करके देखें। तो मुझे लगता है कि उससे निजात मिल जाएगा और क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ हम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म सबसे अच्छा चीज़ है। तो बहुत ही आसान हो गया सफ़र, अब आप भी तय कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको ही करना होगा। लेकिन इसके साथ एक और सवाल भी है, चलिए सर से करेंगे। होता है फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, सपोर्ट हमारे साथ, उनका हाथ बहुत ही खास माना जाता है हमारे सक्सेस के पीछे। आपके पीछे आपके फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं तो उनको यकीन नहीं होता है कि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। लेकिन एक्चुअली कहानी थोड़ी लंबी है। तो मेरे फादर की एक स्मॉल बिजनेस है देवघर में, और उसी से सब कुछ मैनेज हुआ। पापा जितना हद तक सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने किया। पापा मम्मी ने मिलकर पढ़ाया, क्लास 10+2 अच्छे स्कूल से करवाया। मैं CBSE से मैंने पढ़ाई की, लेकिन एक लिमिट तक वो गया, उसके बाद उनका जो होता है स्ट्रेंथ वो नहीं कर पाया। वहाँ से मैंने टेक ओवर किया, मैंने अपनी पढ़ाई को खुद फाइनेंस किया। तो पढ़ाई में रुचि भी थी? जी, तो मैं फार्मेसी करते करते मैंने जॉब किया, और उसके करने के बाद भी जो भी पढ़ाई की मैंने जॉब के साथ की है। तो अगर आपके अंदर जज्बा है, पढ़ने में आपको इंटरेस्ट है, और आपका एम है, गोल आप बिल्कुल क्लियर है कि हमको ये करना है, आप कर लेंगे। और अगर नहीं है तो आप बहाना मारेंगे, बस यही अंतर होता है। जब आप किसी में इंटरेस्टेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को जिम जाना अच्छा लगता है तो वो पूरा अपने रूटीन से वो टाइम निकाल ही लेता है। लेकिन जिसको एक्सक्यूज देना होता है वो बोलेगा कितना बिजी रहता हूँ, कहाँ टाइम मिलता है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट है तो आप सब कुछ कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने सर। लेकिन अक्सर जैसे कि आपके सफ़र में आपने जैसे क्लास 10 किया, +2 किया, फिर आपको जहाँ जैसे रुचि मिला उस पर आपकी फैमिली हमेशा आपको सपोर्ट देते गए। ये ऐसा कभी दबाव नहीं रहा कि आपको ये करना है, आप ये कर सकते हो, ऐसा कुछ? हाँ, ये एक मैं देखता हूँ कि और सभी लोगों को मैंने देखा ये चैलेंज रहा है। लेकिन मेरे साथ क्या है कि मेरे फैमिली वाले को शुरू से ही मेरे पे इतना ट्रस्ट था कि ये जो भी करेगा अच्छा करेगा। तो बेसिकली अगर वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए तो एक काम उन्होंने किया है कि फुल सपोर्ट किया है मुझे। मेरा मोराल हमेशा हाई रखा, इमोशनल सपोर्ट हमेशा मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं मिला, लेकिन बाकी सारे एस्पेक्ट इतने स्ट्रांग मिले कि मुझे कभी भी प्रेशर फील नहीं हुआ कि मैं अगर नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि फैमिली वाले मैं जो भी कर रहा था उसमें ही खुश थे। तो फैमिली को थोड़ा सा इजी गोइंग होना चाहिए, उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बिल्ड करना चाहिए, और स्टूडेंट्स पे छोड़ना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। क्योंकि आप ज़्यादा उसको अगर सेल्फ गाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जो ऑफिसर नहीं बन पाया अपने लाइफ में, वो चाहते हैं मेरा बच्चा बनेगा ही। अब वो बेचारे को सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती उसको धकेल रहे हैं, तो कितना दिन तक मोटिवेटेड रह पाएगा? कि इतना पढ़ना पड़ता है, इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें अगर वो अगर अंदर से उसका नहीं आएगा तो वो नहीं कर पाएगा। और ये वो वाली बात होगी कि सपने हमने देखे और वो पूरा कर दें। एग्जैक्टली। अक्सर लोगों में यही मैंने देखा है कि खासकर हम लोग के क्षेत्र में, साउथ में ये नहीं है। साउथ में है कि घर के सारे मेंबर लोग जॉब करते होते हैं, कोई भी जॉब चलता है उनको। हर घर में आपको इंजीनियर, डॉक्टर्स या कोई भी फील्ड में, IT, BPO कोई ना कोई करता होता है, तो प्रेशर कम होता है। और हमारे घर में होता है कि सपने इतने बड़े लोग देखते हैं, इसलिए भी देखते हैं क्योंकि यहाँ प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं है, लोगों को जॉब मिलता नहीं है, तो घुमा फिरा के गवर्नमेंट सेक्टर पे ही जाते हैं।
तो वही जॉब लेने की कोशिश करते हैं। तो ये एक चैलेंज है। मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान देगी कि स्किल को कैसे यूज़ करें और स्टूडेंट्स को कैसे जॉब दें। अगर उतना हाई प्रोफाइल जॉब नहीं दे सकते, कम से कम इतना तो आप जॉब दें कि वो तैयारी करें और जॉब ले लें। तो टोटली ये बातें सामने आती है कि आपके इस सफलता का श्रेय फैमिली का जाता है, आपके गुरु का जाता है, और किन्हीं का जिनको आप कहना चाहेंगे, जिनको आप हमेशा मतलब आइडियल माने हो? हाँ, देखिए मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो एक्चुअली मैं बिहार गया हुआ था, तो वहाँ पे एक डीईओ हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। उनको मैंने पहली बार देखा, जिस तरह से वो काम कर रहे थे और जिस तरह से लोगों के अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट था और जो पावर्स मैंने देखे उनके, मुझे लगा कि एक इंसान इतना कुछ चेंज ला सकता है, तो ऐसा ही कुछ बनना है कि समाज में कुछ तो आप चेंज ला सकते हैं, जो परिस्थिति है उसको बदलने में आप कुछ तो सहायता दे सकते हैं। तो वो एक मेरे लिए इंस्पिरेशन था। वो तो मुझे जानते भी नहीं होंगे कि मैं उनसे इंस्पायर हो गया, लेकिन उसके बाद मैं इसका जो है रियल क्रेडिट देना चाहूँगा मेरे जितने भी गुरु हैं। उत्तम कुमार तिवारी जो मेरे गुरु जी भी हैं और मेरे अंकल भी हैं, और उसके बाद के सुधांशु झा, तो देवघर में उन्होंने गाइड किया, फिर पवन झा सर ने गाइड किया। और अगर मैं स्कूल की टाइम्स की बात करूं तो डॉक्टर टी चैटर्जी जो धनबाद में अभी क्रेसेंट स्कूल के हेड हैं, और वो साइंटिस्ट भी हैं। तो जब बायो फील्ड में उन्होंने मुझे किया था मोटिवेट, बिकॉज मुझे हमेशा टीचर्स हमेशा मुझसे एक्सपेक्ट करते थे कि नहीं ये कुछ अच्छा करेगा, और मैं ये जो प्रेशर था इसको मैंने पॉजिटिवली यूज़ किया है। कि कभी भी ये प्रेशर को नेगेटिवली नहीं लिया कि मुझे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं क्या करूँगा। मुझे लगता था मुझसे कर रहे हैं मतलब मुझ में कुछ टैलेंट होगा, तभी मुझसे लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं उसी मोटिवेशन को पॉजिटिवली लेके लाइफ में जो भी किया अच्छे से करने की कोशिश की। बाकी सर इतनी सारी बातें किया, आपका पढ़ाई का बहुत सारी बातें, आप बचपन से ही लगता है पढ़ाई का बहुत रुचि रहा, लेकिन अब एक सक्सेस संतोष कुमार सर के बारे में ये भी जानना चाहेंगे कि उनको खेल के प्रति रुचि रहा है कि नहीं कभी? बिल्कुल, एक्चुअली मेरा तकरीबन हर फील्ड में उतना ही रुचि रहा है, लेकिन मैं पढ़ाई के प्रति ज़्यादा इंक्लाइन इसलिए हो पाया क्योंकि वही जॉब दिलवाएगा। तो लेकिन क्लास 10 तक मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, बैडमिंटन खेलता था। इनफैक्ट मैंने धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेला है, अंडर 17 खेला है। हमें ये भी पता चला कि आप एक अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। तो मुझे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन 10+2 तक मैं खेला अपने स्कूल की तरफ से, फिर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, लेकिन उसके बाद मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके बाद बैडमिंटन था, तो मैं अपनी कंपनी की तरफ से बैंगलोर से महाराष्ट्र खेलने आता था। बैडमिंटन भी अच्छे स्टेज तक खेला है। जो भी टेनिस बैडमिंटन स्टार्स हैं उनसे भी मिला इसके दौरान में। साइना नेहवाल, उनसे मिला था मैं। कर्नाटका बैडमिंटन एसोसिएशन में प्रकाश पाडुकोने से मिला था, दीपिका पाडुकोने के जो फादर है। तो साउथ में बेसिकली थोड़ा स्पोर्ट्स का मतलब अच्छा कल्चर है, तो वहाँ भी लेकिन फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि टाइम ही नहीं होता था। और इन बातों से देखिए सर का चेहरे में जो स्माइल ये बता रही है कि अपने पढ़ाई के जो बर्डन होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कुछ तो चाहिए। अब हमें पता चले कि आप खेलते थे, म्यूजिक की भी इंटरेस्ट होगा, म्यूजिक वगैरह सुनने का? हाँ, म्यूजिक में इंटरेस्ट तो रहा है, बिल्कुल रहा है। हाँ, सुनता हूँ, मतलब इनफैक्ट मूड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए सुनता हूँ। अब थोड़ा सा कम सुनने लगा हूँ, नहीं पहले तो बहुत सुनता था, तो अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि अब इतना कुछ करने के लिए रहता है कि फॉर एग्जांपल अभी मैं जिस फील्ड में हूँ इसमें लोगों को सेवा करने में ही इतना आनंद मिल जाता है कि स्ट्रेस अपने आप ब्रेक हो जाता है वहीं पे। कि मतलब लोगों को अब फॉर एग्जांपल कोविड-19 का भी जो चल रहा है, तो इसके टाइम में हम लोग के जेल एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हम लोग का रोल है, तो वो करने में अच्छा लगता है, इसीलिए स्ट्रेस वहीं ब्रेक हो जाता है। और कभी कभार वैसा हुआ तो फिर कुछ सिंगर्स हैं उनके गाने सुन लेता हूँ। अच्छा, तो टोटली टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, और पूरे टाइम को इतने अच्छे से मैनेज करने के बाद अपने लाइफ को लेके बहुत एंजॉय भी आप करते हैं। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद आप बहुत मोटिवेट हो चुके हैं, लेकिन चलते चलते एक सवाल आपके मन में होगा कि हमारे लिए कुछ खास सजेशन, कुछ खास गाइडलाइन मिल जाए तो बहुत सहज हो जाता। तो आपका इतने दिन का जो आपने सफ़र तय किया, उसमें बहुत सारे अनुभव लाइफ में आए हैं, उसके ज़रिए कुछ शब्दों के जरिए हमारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनको एक सजेशन दे दीजिए, ताकि वो अपने लाइफ में कभी हारे नहीं, मतलब वो मोटिवेट होकर रहें।
ये देखिए, लाइफ में स्ट्रगल तो होगा, या आप लाइफ के फर्स्ट हाफ में स्ट्रगल करें या तो सेकेंड हाफ में स्ट्रगल करें। फर्स्ट हाफ में स्ट्रगल करेंगे तो सेकेंड हाफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ में अब यंग होते हैं, यही टाइम है, जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। एग्जैक्टली, नहीं तो फिर सेकेंड हाफ में वही काम जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तो वो करने में आपको कष्ट होगा। तो फर्स्ट हाफ में पूरा मेहनत कर लीजिए, सेकेंड हाफ में थोड़ा रिलैक्स लाइफ को जिए। तो आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, फैमिली को टाइम दे सकते हैं। तो बेसिकली मैं बोलूँगा स्ट्रगल बिल्कुल होता है, उसको बिल्कुल आप एक्सेप्ट करें। चैलेंज हर चीज़ में होता है, हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में कंपटीशन 10% लोगों में ही होता है। जैसे अगर 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो 50,000 में ही रियल कंपटीशन है, वो 4.5 लाख लोग भर रहे हैं क्योंकि भरना था। तो आप देख के फॉर्म्स को मत डर जाइए कि इतना लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। एक्चुअली में जो जॉब है उसके हिसाब से ही है, आप मेहनत करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि भाई मेहनत करते रहिए और लाइफ को थोड़ा एंजॉय भी कीजिए। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ऑफिसर की पर्सनालिटी डेवलप कीजिए पहले। अब ये नहीं कि ऑफिसर बने तो अगले दिन से आप ऑफिसर जैसे हो जाएंगे, ये नहीं। वो एक ऐसा इंस्टिंक्ट है, जो ऐसा बिहेवियर है, जो आप धीरे धीरे अपने आप में लाएंगे तो इस रोल में आराम से फिट हो जाएंगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल MS धोनी को जब तेंदुलकर ने क्या रिकमेंड की उसको कैप्टन बना दिया जाए और T20 के कैप्टन बना दिया गया, तो कुछ तो तेंदुलकर ने देखा होगा कि कैप्टनसी की स्किल्स हैं उनमें, तभी उनको बनाया गया। और ऐसा तो हुआ नहीं कि वो कैप्टन बने और उसी दिन से बोले अब मैं कैप्टन हूँ, अब मुझे सब कुछ आता है। उनके अंदर वो स्किल्स थी, तो कुछ स्किल्स पहले से ही होने चाहिए। तो बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं, और इन सजेशन के साथ अगर आप भी अपने करियर की नींव डालेंगे तो एक ना एक दिन बिल्कुल आपको भी सक्सेस मिलेगी। तो बहुत सारी बातें हुई सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी सारी बातें हमसे साझा किया। ई ज्ञान की तरफ से एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ आपकी सक्सेस के लिए। और दोस्तों, ऐसे ही ई ज्ञान सागर को आप देखते रहें, अगली दफा फिर मिलेंगे एक नए सक्सेस स्टोरी के साथ। लेकिन आज की मिले सेशन में आपको बहुत कुछ मिला होगा, इसका आप लाभ लेते रहें और ई ज्ञान सागर देखते रहें। नमस्कार।